हम लोग लाइव आ गए हैं शायद अपने अपने फेसबुक पेज पे। हाँ, लाइव दिखा रहा है। हाँ, लाइव तो आ गए हैं। फेसबुक पेज, मैं गुजारिश करूंगा कि फेसबुक पेज का जो लिंक है उसको भी हम शेयर करेंगे अपने अपने उससे डिवाइस से। हम सभी लोग शेयर कर सकते हैं अपना जो भी व्हाट्सएप नेटवर्क है उसमें हम शेयर कर सकते हैं उसको, तो उससे और लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा हम लोगों से। तो है तो मैं आप लोगों को लिंक भी व्हाट्सएप पे कॉपी करके दे रहा हूँ, आप वहीं से इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे जयदीप सर, मैं आप ही को सबसे पहले भेज रहा हूँ, जी, आपका जी। सर्कल है तो आप इसको भेज दीजिए। ये लिंक है, मैंने भेज दिया है। और मैं शोध संवाद वर्क ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग यहाँ से सभी लोग शेयर करें, ठीक है। मैं इसे बोल देता हूँ, प्लीज़ आप सभी लोग इस लिंक को हर जगह शेयर कर दें, ठीक है। तो प्रियंका, जी। हम लोग अ, हम लोग लाइव आ चुके हैं और लाइव कार्यक्रम चल रहा है और लोग इसमें जुड़ेंगे भी अब धीरे-धीरे। तो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाए तो बेहतर है। और जी इसको फिर बिल्कुल। जैसे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जैसे-जैसे हम फ्री हो जाएँगे, सर जैसे बोलते रहेंगे तो हम लोग शेयर करते जाएँगे, तो इसकी रीच जी। और बढ़। जी तो प्रियंका हैंड मतलब आप शुरू कर सकते हैं, शुरू करें। और नमस्कार। एक 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 बात और है कि जब भी खाली एक व्यक्ति जब बोलेंगे, तो उस समय हम बाकी लोग अगर हमारे माइक्स म्यूट रखें तो सुविधा होगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। सोच संवाद रिसर्च फोरम द्वारा आयोजित आज इस एफिल लाइव वार्तालाप में जिसका विषय है कोविड-19 समाचारों का विश्लेषण में मैं प्रियंका झा, सोच संवाद की महासचिव, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी। हमारे साथ वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं जयदीप कौर्निक जी और संवादकर्ता के रूप में डॉक्टर अंजर हुसैन जी जुड़े हैं, डॉक्टर सोनाली कौर्निक जी जुड़े हैं और पूनम सप्रा जी मैम भी अभी जुड़ने वाली हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, आभार। अब मैं विधिवत स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी को। आप सोच संवाद रिसर्च फोरम के अध्यक्ष हैं। आमंत्रित है डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी। जी, प्रियंका जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस स्वागत में कुछ ख़ास मेरे पास बोलने के लिए नहीं है। मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि जिस दौर से, जिस परिस्थिति से हम सभी अभी गुज़र रहे हैं, ये परिस्थिति बहुत ही भयावह है और पिछले 1 साल से भी अधिक समय हो गया। हम सभी एक मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं कोविड से। और आए दिन, हर दिन हम समाचार पत्रों में, न्यूज़ में देख रहे हैं कि म्यूट कर लें, कोई साथी के यहाँ आवाज़ हो रही, म्यूट कर लें। सोनाली जी, आप अपने माइक म्यूट करें। अंजर हुसैन, अपने माइक म्यूट करें। अंजर हुसैन, माइक हाँ, म्यूट बंद करें। कर देना। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम लोग सभी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई मतलब निभा रहे हैं, वो है हमारे मीडिया के साथी, मीडिया के लोग। कि मीडिया के माध्यम से हम सही हो, गलत हो, जो भी सूचनाएँ हैं, वो सूचना हमारे पास आती है और उसके माध्यम से हम कोई राय बनाते हैं, देश में क्या कुछ चल रहा है, दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, उससे हम अवगत होते हैं। तो इसलिए ये जो समाचार है, समाचार जो हमने ये रखा है, आप विषय में ये देख रहे होंगे कि कोविड-19 समाचारों का विश्लेषण। समाचार हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है इस समय कि हम किस समाचार पर भरोसा करें, क्योंकि डिजिटल मीडिया का युग है और इस समय एक कोई भी सूचना हो, गलत हो या सही हो, वो सेकंडों में, मिनटों में, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो उन समाचारों पर विश्वास कैसे करें, उस पे भरोसा कैसे करें
और उन समाचारों का हम लोग उससे अपनी राय कैसे बना बेसिकली कि ये स्थिति है, ये समाचार पत्र में लगातार 1 हफ्ता से न्यूज़ चल रही है, अब जाकर हमारी ये राय है और हमारे मन में एक विश्वास है कि हाँ, परिस्थिति यही है। तो उस परिस्थिति से रूबरू कराने के लिए और हमारे एक मानसिक जो मेंटल स्टेज हम कहते हैं, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी समाचार पत्र या मीडिया हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इसलिए आज जो हमारा ये उद्देश्य है शोध संवाद का, ये इस आयोजन का, हम लोग हमेशा ही कार्यक्रम इस तरह के सोशल कॉज और रिसर्च बेस्ड कार्यक्रम करते हैं। लगातार पिछले कई सालों से हम काम कर रहे हैं। जब भी कोई गंभीर मुद्दा हमारे सामने आता है तो हम जरूर मुद्दा उसको उठाते हैं और उस पर परिचर्चा करते हैं। उसी उद्देश्य से आज का भी हमारे जो हमारे मतलब मुख्य अतिथि है, वक्ता है, उनको भी बुलाने का ही उद्देश्य था कि वर्षों से इनका जो अनुभव है, उस अनुभव से हम अभी के समय में क्या कुछ राय बना सकते हैं, क्या हम तसल्ली अपने मन को दे सकते हैं, या भविष्य के लिए अगर कुछ तैयारी हमें करने की ज़रूरत है तो उस पर भी क्या कुछ कर सकते हैं। इस दृष्टि से ये आज का ये आयोजन है और मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे जो मुख्य अतिथि जयदीप कर्णिक जी और हमारे साथी जो सहयोगी है डॉक्टर अंजर हुसैन और डॉक्टर सोनाली कर्णिक और संचालिका प्रियंका कुमारी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने इस दौरान जितनी मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मैं उसका भी दाद देता हूं और आपका मतलब एडवांस में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस तरह के आयोजन में आप सभी सक्रिय होकर बहुत कम समय में इसको संभव बनाया। प्रियंका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद जी। आपने बिल्कुल कहा कि अभी हम लोग इस महामारी के दौर में गुजर रहे हैं। आज पूरा विश्व इस कोविड-19 से जूझ रहा है। भारत की बात करें तो यहाँ 30 जनवरी 2020 में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में मिला था। तब से लेकर आज 22 मई 2021 तक इस कोरोना महामारी को लेकर बहुत सारी सूचनाएं, संदेश, बहुत सारे सम्मेलन जिसमें सार्क सम्मेलन भी है, कानूनी घोषणाएं, निवारक उपाय, हेल्पलाइन, लॉकडाउन, प्रमुख घटनाएं जैसे कि तबलीगी जमात से लेकर कुंभ मेले तक की स्थिति को, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव, वैक्सीन, दवाई और ऑक्सीजन की घटना से प्रभावित लोगों की स्थिति को बताने के लिए समाचारों ने अपनी किस तरह भूमिका निभाई है, उन्हीं समाचारों के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा विषय है कोविड-19 समाचारों का विश्लेषण। आप सभी जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं एफबी लाइव के माध्यम से अपना प्रश्न भी कमेंट के रूप में कर सकते हैं। आप भी इस वार्तालाप का हिस्सा बन सकते हैं। अब मैं अपना वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री जयदीप कर्णिक जी को। आप अमर उजाला डिजिटल के संपादक हैं। स्वागत है जयदीप कर्णिक जी का। धन्यवाद प्रियंका जी परिचय के लिए। जयदुल जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक मुझे आज की इस चर्चा में शामिल किया। जैसा कि जयदुल जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि समाचार माध्यमों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और जब भी संकट का समय आता है तो बहुत उम्मीद के साथ मीडिया की तरफ पूरा देश, पूरा समाज देखता है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे यहाँ पर देश में इसीलिए मीडिया को कहा गया है कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है, जब व्यक्ति को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है या रेमडेसिविर नहीं मिल रही है या अभी फंगस की दवाई नहीं मिल रही, तब भी वो मीडिया वाले को फोन करता है या वो चाहता है कि मीडिया में ये मुद्दा आ जाएगा तो शायद स्थिति ठीक होगी। वो ऐसा इसलिए सोचता है कि हमारे यहाँ पर व्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतें हैं, संसाधन कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में हमेशा संसाधनों की जो कालाबाजारी होती है, जमाखोरी होती है, वो बहुत दिक्कत देती है संकट के समय में। और ये अभी का नहीं है, हम हिंदुस्तान का पिछला इतिहास भी उठाकर देखें तो ये दिक्कत रही है। तो उस दिक्कत से निपटने के लिए समाज के अच्छे लोग सामने आते हैं, नजीर कायम करते हैं और फिर उसी तरीके से समाज आगे बढ़ता है। पिछले 1 साल से अधिक समय से ही अब ये कोरोना जो है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है और हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है। और चाहे इसको कोई एक
स्वाभाविक विषाणु कहे जो उत्पन्न हुआ और पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, या फिर ये जो जैविक हथियार की थ्योरी है उसको आप मान ले, लेकिन किसी भी तरीके से देखें तो दुनिया को इसने परेशान जरूर किया है और बड़ी बड़ी महाशक्तियों को घुटने पर लाया है। हमने देखा है कि अमेरिका और यूरोप के वो देश जो स्वयं के उन्नत होने का दंभ भरते रहे पूरे समय तक और अपनी तमाम विकसित सेवा सुविधाओं के ऊपर बहुत गर्व करते रहे, उनको भी इसके सामने घुटने टेकने पड़े। दिसंबर और जनवरी में हाल ही में जो स्थिति यूरोप के तमाम देशों की थी, अमेरिका की थी, और जिस तरीके से उनको एक बहुत कड़े लॉकडाउन में रहना पड़ा, वो हमने सबने देखा है और उससे सबक हमने नहीं लिया। इसी वजह से ये स्थिति हुई कि हमने इतनी सारी जानें इस कोरोना के काल में गंवाई हैं। दरअसल इस पूरे कोरोना में ही भ्रम की स्थिति लगातार रही है पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी खास तौर पर। जब 19 के आखिर में नवंबर दिसंबर में चीन से इस तरह के दृश्य आने लगे कि कोई इस तरह की बीमारी है जिससे लोग परेशान हैं और सड़कों पर ही गिर रहे हैं, वीडियो सच्चे झूठे होने की भी खूब बातें कही गई और हम मीडिया में बैठकर भी जब उसका कवरेज कर रहे थे तो बड़े कौतूहल के साथ गोया कि ये किसी दूसरे ग्रह की ऐसी चीज है जिससे हम सदा के लिए बचे रहेंगे। तो वहीं से इसकी यात्रा भी शुरू होती है। चीन के वो दृश्य जिसमें सफेद सूट, जो अब हमको पता लग गया कि उसको पीपी किट कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सफेद सूट जो अजीब तरह का अंतरिक्ष यात्रियों की तरह का सूट है, इसको पहनकर लोग क्यों किसी को उठा ले जाते हैं, क्यों उसके परिचित रोते रहते हैं, क्यों किसी को एकदम से कमरे में बंद कर दिया जा रहा है चीन में, ये किस तरह की तानाशाही है, ये चीन के वुहान में हो क्या रहा है। ऐसे कौतूहल के साथ हम उन दृश्यों को देख ही रहे थे कि उसी तरह के दृश्य अचानक यूरोप के दूसरे देशों से आने लगे और इटली एक बड़ा हब कोरोना का उस वक्त बन गया। और उस वक्त जब दिसंबर जनवरी के आखिर में मुझे ध्यान है अच्छे से, तब हमारे यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे और हम इस बात से विचलित नहीं थे कि जब ये चीन से होकर इटली तक पहुंच गया है तो ये जब ग्लोबल विलेज हो गई है पूरी दुनिया और आवाजाही इस कदर बढ़ी हुई है तो ये किसी तरीके, हमने केवल वो जो थर्मल स्कैनिंग होती है उस पर भरोसा किया, लेकिन हम जानते थे बहुत से लोगों को तो बुखार हुआ ही नहीं, जिनको हुआ उन्होंने अगर पैरासिटामोल खा लिए तो बुखार पकड़ में नहीं आया। और उन लोगों की जब प्रविष्टि हो गई देश में तो अचानक से फिर जब केरल में और उसके बाद जयपुर में हमको केस मिलने लगे हमारे यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोगों के 20 में, तब हम एकदम से चौंक के जागे और मार्च में फिर हम इसकी गंभीरता को समझते हुए जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन की तरफ बढ़े और बहुत सख्त लॉकडाउन के पहरे में रहे। तब हम इटली के दृश्यों को देखकर, जहां पर लोग बाहर कतारों में खड़े हैं, एम्बुलेंस में ही बैठे हुए हैं, अस्पताल में जगह नहीं है, घर में ही इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, ऐसा हुआ था तब वहां पर 2020 की शुरुआत में। उसको देखकर हम इतना डर गए थे कि हमारे यहाँ पर हमने शुरुआत से ही सब बंद कर दिया, मंदिर मस्जिद गिरजे बंद कर दिए, बड़े बड़े देवालय जो 400,000 साल में कभी बंद नहीं हुए थे वो बंद हो गए। तो हमने बहुत सख्त कदम उठाए। हम बुरी तरह इस वायरस से डरे हुए थे और उस डर की वजह से हम जिस लॉकडाउन में गए उसके कुछ दुष्परिणाम भी हमने भुगते कि हमने मजदूरों का पलायन देखा, लोगों को भूख से तड़पते देखा, लोगों को 1,000-1,500 किलोमीटर तक पैदल चलते या रिक्शे से जाते हुए देखा। लेकिन उन सब दृश्यों के बीच में भी आखिर हमने कोरोना की उस लहर का सामना किया, सफलतापूर्वक किया। उतने ज्यादा लोग गंभीर रूप से नहीं बीमार हुए, जो बीमार हुए वो ठीक हो गए। फिर आगे जाके हमको धीरे धीरे आस्ते आस्ते ये भी समझ में आने लगा कि ये बीमारी ऐसी है जिसका घर पर भी इलाज संभव है। लेकिन वहीं जाकर कुछ ना कुछ चूक हुई, जब घर पर इलाज होने लगा, संक्रमितों की संख्या कम आने लगी, तो हम लापरवाह हो गए, इस कदर लापरवाह हो गए कि फिर उसी तरह की शादी ब्याह पार्टियां महफिल जलसे शुरू हो गए और उसने न केवल जनता को बल्कि सरकार को भी इस बीमारी के प्रति लापरवाह कर दिया। पूरी तरह की सजगता नहीं बरती गई। हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव चलते रहे तब जब कोरोना की लहर हमारे सिर पर आकर खड़ी हो चुकी थी और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। जब चारों तरफ से इसके बारे में चर्चा हुई, विरोध हुआ, तब जाकर कड़े कदम उठाए गए। चुनावों में आगे के जो चरण थे उनका प्रचार रोका गया, दूसरे अन्य गतिविधियों को विराम देकर इसके लिए आपातकालीन स्तर पर प्रयास हुए। ऑक्सीजन देश में नहीं थी। लेकिन आप ये सब जानिए कि ये सब जो मैं कह रहा हूं, आप सोचेंगे ये सब आपको मालूम कैसे पड़ा? अगर मीडिया नहीं होता तो क्या ये खबरें सामने आती? अब मीडिया के सामने दोहरी चुनौती रही इस पूरे काल में। मीडिया से कहा गया कि हम शमशान के दृश्य ना दिखाएं, गंगा में बहती लाशें ना दिखाएं, रेत में दफन लाशें ना दिखाएं, ऑक्सीजन के लिए मचने वाला हाहाकार ना दिखाएं और केवल पॉजिटिव खबरें दिखाएं, जिसका एक संक्षिप्त हमारी चर्चा पिछली जो आपका वेबिनार हो रहा था उसमें भी हुई थी। लेकिन अगर मीडिया केवल अच्छा ही अच्छा दिखाएगा तो बुराई के प्रति जो है सचेत कौन करेगा? व्यवस्था की नाकामी और लापरवाही को कौन दिखाएगा? जब हम अपने अखबार में लिख रहे हैं,
अपनी वेबसाइट पर चला रहे हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में बने थे उन पर डॉक्टर ही नहीं है, वहां पर भूसा भर के रखा हुआ है, वहां गायें चल रही, तब जाकर अगले दिन स्वास्थ्य विभाग दौड़ लगाकर उस स्वास्थ्य केंद्र को ठीक कर रहा है, वहां पर दवाई का इंतजाम हो रहा है, वहां पर टीकाकरण की व्यवस्था हो रही है। और गांव के लोग, क्योंकि अब ये लहर गांव में फैल चुकी है और गांवों में तो इस कदर बुरी स्थिति है कि कितने लोग संक्रमित है इसका कोई आंकड़ा ही सामने नहीं आ पा रहा। टेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है, उनको पता ही नहीं है। आप देखिए गांव में 30-30, 40-40 लोग एक साथ उनकी मौत हुई है और वो आंकड़ा कहीं सामने नहीं आ रहा, आंकड़ा शहरों में भी छुपाया गया। कई अखबारों ने, मीडिया हाउसों ने मुहिम चलाई कि शमशान घाटों से आंकड़े उठाकर देश के सामने रखे और बताया कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। ये सारा काम अगर मीडिया ने नहीं किया होता तो सरकार केवल अपनी वाहवाही में लगी रहती। और अभी भी जब मीडिया सच दिखा रहा है तो विज्ञापनों के माध्यम से सरकारें बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं, हमने कोरोना से निपटने को लेकर अच्छा काम किया है। तो पत्रकारों की ये जिम्मेदारी है कि सच्चाई को सामने लाए। लेकिन हाँ, जब इस तरह का मौत का तांडव होता है, महामारी इस कदर हमारे सिर पर नाचती है, तब एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि जिन लोगों को बीमारी नहीं हुई है या जो बीमारी से ठीक होने की ओर अग्रसर हैं, हम उनके बारे में भी दिखाएं, सकारात्मक बातें भी दिखाएं। ये जो दूसरी लहर थी बहुत विनाशक रही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 80-85% से ऊपर लोग जो हैं वो इससे उबर गए, ठीक हो गए। 15% लोग थे वो गंभीर रूप से बीमार हुए और उसमें से 5-6% लोग जो थे उनकी मृत्यु हुई है। तो ये आंकड़े अगर हम सामने नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन अब एक ब्लैक फंगस का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है और वो गंभीर मामला है। वो गंभीर मामला इसलिए है कि वो ऐसी महामारी जो हमने अपने सिर पर खड़ी कर ली है। वो इस बीमारी का बाय प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन वो इलाज की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर डायबिटीज के गंभीर रोगी अनियंत्रित रूप से स्टेरॉइड ले रहे हैं तो इन दोनों का जो घातक असर है वो ब्लैक फंगस के रूप में हो रहा है। अगर ऑक्सीजन लगाने के जो ऑक्सीफ्लोमीटर हैं उनमें जो स्टेराइल वाटर ना लेकर आपने खराब पानी लिया है तो उसको भी डॉक्टरों ने एक कारण माना है, हालांकि उसको लेकर विरोध भी है। तो ये सब बातें कौन सामने लाएगा? इन सब बातों को मीडिया ने ही सामने लाया है। और ब्लैक फंगस और कोविड की दूसरी लहर, ये दोनों चूंकि साथ में सामने आए, लेकिन इनका अंतर समझ लीजिए। कोरोना की जो दूसरी लहर है इसमें ठीक होने वालों का प्रतिशत 85 है, मतलब 100 में से 85 आदमी ठीक हो गया है, 15 आदमी गंभीर बीमार हुआ है और 5 से 6% लोगों की मृत्यु हुई है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े अलग अलग हैं। लेकिन ये जो काली फंगस है इसमें मौत का प्रतिशत 80 है, मतलब 100 में से 80 व्यक्ति की मौत हो जाती है। इतना घातक है इसका असर। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी गंभीर है, इससे बचना। तो ये केवल डराने के लिए नहीं होता है, ये समझाने के लिए होता है, सजगता के लिए होता है। अगर आप कोरोना संक्रमित है और आपका इलाज चल रहा है तो ध्यान रखिए, डॉक्टर की बात मानिए। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होने वाले पर्चों या गूगल की सर्च के हिसाब से या किसी ने फोन पर कह दिया कि ये स्टेरॉइड ले लो ठीक हो जाओगे, तो मत करिए। डॉक्टर भी बेहतर चुनिए। हमारे यहाँ डॉक्टरों के स्तर पर भी दिक्कत हुई है, सबने अपने अपने तरीके से मनमाना इलाज किया है और उसका नतीजा हमको आम जनता को भुगतना पड़ा है। पिछली लहर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक जादुई दवा के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके बाद वाली लहर में अभी हमने शुरुआत में देखा कि रेमडेसिविर एक वंडर ड्रग के रूप में सामने आई और उसकी जमकर कालाबाजारी हुई और नकली इंजेक्शन भी बाजार में बिके। अब देखिए तो जो फंगस की दवाई है वो अब बाजार में मिल नहीं रही है। तो दिक्कत यह है कि हम लोग उस चीज को खुद इतना बड़ा बना लेते हैं जिस चीज के बारे में जानकारी आती है जागरूकता के लिए। संसाधनों के अभाव में जीने वाले इस देश में सबसे पहले व्यक्ति को चिंता होती है कि जब मुझे बीमारी होगी तो क्या होगा, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर घर में जमा कर ले रहा है, रेमडेसिविर का। अरे जिसको अभी जरूरत है उसको मिल जाने दीजिए ना, भगवान करे आपको हो ही ना ये बीमारी। इस सोच के साथ हमें बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। इस जागरूकता को फैलाने के लिए इस पूरे कोविड काल में मीडिया ने कोशिश की अपने स्तर पर कि जागरूक बनाए रखें, व्यवस्था को झकझोरें, व्यवस्था को झंझोड़े। जितनी तेज आवाज इस विनाश लीला को लेकर मीडिया ने की, अगर वो नहीं की होती तो मुझे लगता है कि अभी भी शासन सो रहा होता और इसकी गंभीरता को समझने की बजाय हमें समझा रहा होता कि इस बीमारी से हम निपट रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात यहीं पर रोकना चाहता हूं। मैं चाहूंगा जो लोग जुड़े हैं लाइव में वो अगर सवाल पूछेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब के माध्यम से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप कर्णिक जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि मीडिया जो है सच्चाई दिखाते हैं। माइक म्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मीडिया है वो सच्चाई दिखाते हैं, साथ ही साथ सजगता और जागरूकता जो है लोगों में लेके आते हैं। इसीलिए मैं आगे के आपके वक्तव्य से जो भी हमने समझा उसको आगे और बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर अंजर हुसैन जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप एक साहित्यकार हैं, आप
अंजर जी आए और जयदीप कर्णिक जी से आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। आमंत्रित है डॉक्टर अंजर हुसैन जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जितने लोग आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उन तमाम लोगों का हम खैर मकदम करते हैं। बिलखुसूस सर का हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और उन्होंने जो खूबसूरत बातें कही हैं, जो बताई हैं, हमारी ये कोशिश होगी या हम तमाम लोगों की ये चाहत है, ख्वाहिश है कि वो तमाम लोगों तक पहुँचे, ताकि समाज में जो अभी भी नेगेटिविटी फैली हुई है और जो अपनी इलिटरेसी की वजह से या कम जानकारी की वजह से बहुत सारे कोविड के हालात में जो पॉजिटिव हैं वो भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और उस आप कहीं कहीं मतलब वो हॉस्पिटल्स के कम होने या मतलब उनको दवाइयाँ ना मिलने की वजह से और कहीं इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत दुखद है। सर की जितनी बातें हुई उनमें तमाम ने उन्होंने जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उनको बताई, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम सिर्फ उनसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जितनी खबरें पहुंचती हैं उन तमाम का जो मीडियम है, हम तमाम लोग जानते हैं कि या तो टीवी है, या तो न्यूज़पेपर है, या तो सोशल मीडिया है, ट्विटर है एंड मतलब फेसबुक है। इन तमाम के माध्यम से हम तक ये खबरें पहुंचती हैं। तो जो शख्स कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए कि हमारा पूरा जो देश है वो रिमोट एरिया में बसता है मैक्सिमम, तो वो कैसे ये समझ सके कि कहाँ किस तरह की सच्ची खबरें आ रही हैं, कहाँ फेक न्यूज़ चल रहा है और क्या चीज़ें उन्हें मतलब इस कोरोना वायरस के तई वो क्या चीज़ें जागरूक कर सकती हैं और क्या चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह है। सर से मेरा यही सवाल है कि जी मतलब अच्छी और बुरी खबरों में या सच्ची और झूठी खबरों में हम फर्क कैसे करें? जी अंजर जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, सही है। और ये केवल शहर और गांव का मसला नहीं है। केवल गांव के लोगों को सच्ची झूठी खबरों से दिक्कत नहीं है, शहर के लोगों में भी दिक्कत है। बल्कि मैं आगे जाके ये कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, ये तो शहरों में ही ज्यादा है। गांव के लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, उनको एक विधिवत मीडिया हाउस का और व्हाट्सएप के फॉरवर्ड का अंतर पता है। कोई मीडिया हाउस है तो वो पूरी एक संपादकीय संस्था लेकर बैठा है और उसकी जवाबदेही है जनता के प्रति कि वो खबरों को, तथ्यों को जांचे और उसके बाद ही आगे प्रसारित करे। लेकिन व्हाट्सएप पर तो और फेसबुक पर तो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म ज्यादा चलता है। वहां पर एक व्यक्ति का एजेंडा है कि चूंकि कोई प्रॉपर मीडिया हाउस तो मेरे एजेंडा को इस तरीके से आगे बढ़ाएगा नहीं, तो वो अपना एजेंडा बनाकर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करता है। तो सबसे बढ़िया तो मेरा निवेदन जो मैं हर वर्कशॉप में हर जगह करता हूं कि आपके पास आए हुए व्हाट्सएप को तब तक फॉरवर्ड मत कीजिए जब तक आप तस्दीक न कर लें कि ये सच है कि गलत। तो जब तक आप अपने स्तर पर गलती को नहीं रोकेंगे, झूठ को नहीं रोकेंगे, तब तक वो झूठ रुकेगा नहीं। आप अगर बिना देखे उस व्हाट्सएप को फॉरवर्ड कर देंगे या आप भी भावनाओं में बहकर उसको सच मान लेंगे और आगे बढ़ा देंगे 50-100 लोगों को, तो आप योगदान दे रहे हैं झूठ को आगे बढ़ाने में। अखबार जो है वो गांव में भी जाता है, डिजिटल मीडिया भी आजकल गांव में मोबाइल फोन के माध्यम से पहुंच चुका है और लोग हमारी खबरों को गांव में खूब पढ़ते हैं। और वो ये जानते हैं कि अगर अमर उजाला से खबर आई है या किसी अन्य मीडिया हाउस से, जिससे भी नाम लीजिए, या फिर उनको टेलीविजन चैनल भी पता है, वो उनको जाकर देखते हैं और तस्दीक करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सूचना को ग्रहण करने का माध्यम क्या है। एक नोशन बना दिया गया है देश में कि नहीं मीडिया तो गलत है, मीडिया खुद ही एजेंडा चलाता है और मीडिया पर सारा सच नहीं आ पाता। कुछ मामलों में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उस कुछ मामलों के चक्कर में हम इतने बड़े झूठ को प्रवाहित होने का अवसर दे देते हैं। फिर उस वजह से जो लोग मीडिया पर भरोसा कर भी रहे थे वो नहीं करते हैं और वो फिर व्हाट्सएप पे प्रचारित ज्ञान को ही सच मानकर ये मानते हैं कि हाँ मीडिया वाले वाकई इसको नहीं दिखा रहे हैं और सच तो यही होगा। और वो फिर एक अवधारणा जो है, और ये अवधारणा उन्हीं लोगों की गढ़ी हुई है जो अपने झूठ को सोशल मीडिया से आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको पता है कि उनके झूठ को सच तभी माना जाएगा जब वो मीडिया को खूब बदनाम कर देंगे, मीडिया में बैठे लोगों को बदनाम कर देंगे, मीडिया के एक आध झूठ को बड़ा बनाकर ऐसा प्रस्तुत कर देंगे कि सारा का सारा मीडिया ही झूठा है। ऐसे लोगों ने इस एजेंडा को इसीलिए चलाया है कि वो चाहते हैं कि मीडिया पर लोग भरोसा नहीं करें। फिर उनके व्हाट्सएप के फैलाए हुए झूठ पर लोग भरोसा करते हैं और उसकी माध्यम से समाज में विसंगतियां फैलती हैं, द्रोह फैलता है, विष फैलता है और वैमनस्य फैलता है।
सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि मतलब जब तक हमें खबरों की तस्दीक ना हो जाए हमें दूसरी जगहों पर उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, नहीं करना। लेकिन हमारे देश में अभी भी मतलब लिटरेसी रेट जो है वो 80% से नीचे है, लेकिन वो शहरों के इसमें हम देखते हैं, लेकिन गांव में जब देखते हैं तो वो चीजें, एक गांव में जहाँ 1500 की आबादी है, 2000 की आबादी है, वहाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव या ऐसी जगह हैं जहाँ 10 लोग 12 लोग मैट्रिकुलेशन पास किए हैं। वो लोग किस तरह से वो व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी वाली बात है उन खबरों को कैसे जांचेंगे? उनके लिए कैसे मुमकिन होगा कि वो ये जान सके कि वो सच है या झूठ है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसका तरीका सबको पता नहीं होता, लेकिन उसको लेकर जागरूकता फैलाई जा सकती है। हम लोग भी मीडिया की वर्कशॉप आजकल अपने स्तर पर करते हैं गाँव में। जैसे हमारे अखबार का बहुत गहराई तक गाँवों में नेटवर्क है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ वर्कशॉप भी करें और बताएं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं फिर से कहूंगा, गाँव के लोगों को पता है कि बरसों से, पीढ़ियों से कौन सा अखबार या कौन सा मीडिया हाउस उनके पास है जिससे वो जुड़े हुए हैं और जहां से खबर की तस्दीक हो सकती है। फिर भी अगर वो उसको नहीं मान रहे हैं और उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि व्हाट्सएप पर फैलाई हुई खबरों का ही नतीजा है कि आज लोगों ने व्हाट्सएप के पर्चों को ही डॉक्टर का पर्चा मान लिया, उल्टी सीधी दवाइयां ले ली और हमने कोरोना से बड़ी एक महामारी खड़ी कर दी। जैसा कि मैं कह रहा था, आपकी बात सही है कि जब शहर में बैठे ही व्यक्ति के पास सूचनाओं की तस्दीक करने की पूरी पुख्ता व्यवस्था नहीं है, तो गांव में इस व्यवस्था का और भी अभाव है। लेकिन मेरा जो अनुभव है गांव का, अंजर भाई, उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि कई मामलों में वो हमसे ज्यादा जागरूक हैं। गांवों में इस बात का उनको ठीक पता होता है कि कौन सी बात फैलाई जा रही है और कौन सी बात सही है और कहां जाकर उसकी तस्दीक करनी है। कब उनको टीवी चैनल चालू करके ये पता करना है कि गांव में एक व्हाट्सएप जो फैलाया जा रहा है वो सच है या झूठ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तमाम लोग ये जानते हैं, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट चेक के जो वेबसाइट्स हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज़ है या इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, तो और क्या तरीके हो सकते हैं सर इसके अलावा, जो मतलब अगर कोई उस लेवल का नहीं है तो एकदम आसानी से जिसको समझ सके कि हाँ सच में ये झूठी खबर है, या सिर्फ पढ़े और समझ जाए? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि फैक्ट चेक की वेबसाइट भी सारी खबरों को चेक नहीं कर सकते। आपके पास जो व्हाट्सएप पर आया है, पहले जाकर 3-4 मीडिया हाउसेस की वेबसाइट्स को खंगाल लीजिए और देखिए कि ये खबर वहां पर भी है क्या। अगर वो व्हाट्सएप पर तेजी से तैर रही है और वहां पर नहीं है, इसका मतलब वो झूठ है। दूसरा, आजकल के समय में जो लोग थोड़े समझदार हैं और आज के मीडियम को समझते हैं, वो देख लीजिए कि सारी न्यूज एजेंसीज जो हैं बड़ी, वो सब ट्विटर पर हैं, वो सारी फेसबुक पर भी हैं। आप ANI का या रॉयटर्स का या AFP का या PTI का ट्विटर हैंडल डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी मीडिया हाउस पर भरोसा नहीं है, आप मानते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके, जागरण से लेके, हिंदुस्तान से लेके, भास्कर से लेके, अमर उजाला तक किसी पर भी आपको कोई ना कोई खबर में कोई दिक्कत हमेशा रही है, तो आप न्यूज एजेंसी, क्योंकि एक व्यवस्था है इस देश में, आप न्यूज एजेंसी के वेबसाइट जाकर या उसका ट्विटर हैंडल जाकर देख सकते हैं कि ये मेरे को व्हाट्सएप पर 3-4 जगह से फॉरवर्ड होकर आ गई, लेकिन यहाँ कहीं एजेंसी पर नहीं है। इसका मतलब देखिए, खबर की तस्दीक करने का जो तरीका है, वो कितना भी बड़ा डिजिटल मीडियम आ जाए, वो है वही परंपरागत और पुराना कि क्या किसी ने ग्राउंड लेवल पर इसको देखा है, क्या इसको विजुअल है, क्या कोई है जो इसका चश्मदीद है, क्या किसी ने इस घटना की तस्दीक की है। तो क्रॉस चेकिंग तो इसी तरीके से होती है ना। बल्कि हम भी एजेंसी पर अगर आ गई है खबर, लेकिन हमारा पत्रकार वहां मौजूद है, तो उससे पूछते हैं कि भाई ये PTI पर खबर आ गई है, NI पर खबर आ गई है, टेलीविजन चैनल पर भी आ गई है, तुम वहां खड़े हो, तुम बताओ वहां क्या हो रहा है। और जो वो बताता है वो हमारे लिए खबर होती है, क्योंकि वो हमारा व्यक्ति, हमारा संवाददाता है। संवाददाता किसी खबर से जुड़ने की हमारी पहली कड़ी है। हम भरोसा नहीं करते कि किसी ने व्हाट्सएप से भेज दिया। अगर वहां हमारा संवाददाता नहीं है, तब हम न्यूज एजेंसी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि न्यूज एजेंसी की जवाबदेही है सही खबर को तस्दीक करके हम तक पहुंचाने की। वो एक व्यवस्था है जो परंपरा से कायम है। उसमें से भी 100 में से एक खबर में कई बार न्यूज एजेंसी को भी अपना रिट्रीव करनी पड़ती है खबर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुष्टि में कोई दिक्कत होती है, या व्यक्ति बयान से बदल गया, या पता लगा बाद में उस घटना में ये डेवलपमेंट हो गया। ये समाचारों की प्रक्रिया है। लेकिन मूलतः जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े हैं, उनकी कोशिश होती है खबरों को क्रॉस चेक करके ही प्रकाशित करने की। उसके बावजूद भी गलतियां होती हैं। तो जो सीधे सीधे व्हाट्सएप पर पसर रहा है, वहां तो गलतियों का अंबार है। किसी ने फोटो को मॉर्फ कर दिया, फोटोशॉप कर दिया, झूठा वीडियो बना दिया, पुराने वीडियो, 10 साल पुराने वीडियो को जोड़कर आज के किसी क्लिप में जोड़कर आज का बताकर प्रसारित कर दिया। ये खूब होता है।
उसको जांचने का यही तरीका है कि आप देखिए कि क्या अन्य मीडिया माध्यमों पर जो कि बरसों से पत्रकारिता से जुड़े हैं, क्या ये वहां पर भी है, और वहां नहीं है तो फिर ये झूठ हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है। एक मीडिया हाउस छुपा लेगा, दूसरा छुपा लेगा, तीसरा, पर कहीं पर भी अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस खबर के साथ। सर, आपने समाचार एजेंसी की बात की। हमारे देश में जो समाचार एजेंसी पीटीआई है और भी जो भी है, तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसपे मतलब हम व्यूअर्स या रीडर्स भरोसा कर सकते हैं? किसी भी एजेंसी पे कर सकते हैं आप, सबका नेटवर्क अलग है। एएनआई मुख्यतः वीडियो के विजुअल्स ज्यादा देती है, तो उनका जो वीडियो फुटेज होता है वो उसकी हम तस्दीक करते हैं। वीडियो की एजेंसी है, वीडियो कलेक्ट करते हैं, वो जगह जगह वीडियो वाले उनके वीडियो जर्नलिस्ट हैं। पीटीआई जो है वो मूलतः खबर टेक्स्ट कलेक्ट करती है और टेक्स्ट को प्रदान करती है। इंटरनेशनल खबरों के लिए रॉयटर्स और एएफपी हैं, और ये सब ट्विटर पर हैं। कोई भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आजकल आप देखेंगे कि इनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद होती है, वहां से तस्दीक होती है। हम लोग भी क्रॉस चेक करते हैं, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, अभी के टाइम में जब एक बहुत ये बातें चल रही हैं कि बहुत सारे जो राज्य हैं या बहुत सारे देश हैं, हम ये देखते हैं कि मीडिया हाउसेस में या अखबारात में, समाचार पत्रिकाओं में ये दिखाया जाता है कि वहाँ मौत कोविड की वजह से इतनी हुई है, लेकिन जब शमशान की तस्वीरें या विजुअल्स दिखाए जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी क्या वजह है, मतलब इसको किस नज़र से देखा जाए? मैंने इसका जिक्र कर दिया शुरू में कि पत्रकारिता ने एक बड़ी भूमिका नहीं। आप भी ये जो कह रहे हैं ये इसी आधार पे तो कह रहे हैं, क्योंकि कुछ समाचार माध्यमों ने ये जहमत उठाई, ये मेहनत की कि शमशान घाट के रजिस्टर क्रॉस चेक किए और सरकार के सामने रख दिए कि सरकार देखिए, आप तो कह रहे थे कि 30 ही मौतें हुई हैं, 300 का तो आंकड़ा हम शमशान घाट से जुटा के ले आए हैं। कोई भी आपदा होती है उसमें सरकार की कोशिश होती है कि मृत्यु के आंकड़े को, हादसे के आंकड़े को बड़ा करके ना दिखाया जाए। इससे एक तो सरकार की दिक्कत या लापरवाही भी सामने आती है, दूसरा उनका उद्देश्य जो वो कहते हैं कि पैनिक ज्यादा फैलता है, ज्यादा मौत के आंकड़े ज्यादा पैनिक फैलाते हैं। लेकिन पत्रकारिता ये मानती है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए, खासतौर पर इस महामारी के रूप में। तो आंकड़ों में जो मौत दर्ज होती है, दरअसल आज के 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब कोरोना की दूसरी, तीसरी, चौथी, कह रहे हैं तीसरी आएगी, अभी दूसरी से तो हम निपटे, चौथी, मान लीजिए कोरोना खत्म हो जाएगा 5 साल बाद, तो कितनी मौतें इस कोरोना काल में हुई उसकी गवाही कौन देगा? वो तो सरकारी आंकड़े ही देंगे। तो इसीलिए, और मैं आपको एक और बात अंजर भाई ये बता दूं कि ये केवल भारत में नहीं हुआ है, ये केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है ये बीमारी आंकड़ों को छुपाने की। एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल, आप उसको पढ़िएगा, उसमें बताया गया कि अमेरिका में भी, रूस में भी, चीन में तो खैर है ही, चीन में तो सारी जानकारी छुपाई ही जा रही हैं। जितनी मौतें सामने आई हैं उससे कई कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं दुनिया भर के देशों में, लेकिन उनको सभी ने छुपाया है सरकारी स्तर पर। अभी रात ही में मैं पढ़ रहा था कि WHO की रिपोर्ट। अंजर जी, अभी क्योंकि समय कम है, समय को भी ध्यान में रखना है हमें, तो समय मिलेगा तो मैं आपको और आगे दूंगी प्रश्न, आप कर लीजिएगा। मैं अभी इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सोनाली कौर्णिक जी को आमंत्रित करना चाह रही हूँ। आप सहायक प्राध्यापिका हैं मध्य प्रदेश में। मैम, आप आइए और जयदीप कौर्णिक जी से आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। आमंत्रित है सोनाली कौर्णिक जी। सभी को नमस्कार। और आज के इस लाइव कार्यक्रम में जयदीप जी की मैं स्वागत करती हूँ। और आज जो भी लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, आज एक बहुत ही सही विषय हमने रखा है, क्योंकि ऐसा समय जब लोगों को डिजिटल मीडिया पर ही ज्यादा विश्वास है, क्योंकि आज जो है अखबार जो है घर पर नहीं ले रहे हैं कई लोग, तो अखबार में आई हुई खबरों की जगह हम टीवी पर आई हुई खबरों पर विश्वास रखते हैं। तो कुछ जैसे खबरें मैंने पढ़ी है या रोज पढ़ने में आती है, उनमें से सबसे एक महत्वपूर्ण खबर है कि जो वैक्सीन है ना। तो जयदीप जी से मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ 3 तरह के अलग अलग वैक्सीन जो है लाए गए या उनके उपयोग का हम बात कर रहे हैं। अभी तीसरा स्पुतनिक का भी टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। तो इसके संबंध में लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। अखबारों में भी कई बातें छापी कि ये वैक्सीन 80% है, ये 79% यूजफुल है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने का कोई हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम कोरोना से जो है सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो इन खबरों में क्या कितनी सत्यता है,
तो ये वैक्सीन से संबंधित जो खबरें हैं, तो लोग अभी भी जो है, क्योंकि 18+ वालों को भी वैक्सीन लग रहा है, इस संबंध में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि क्या है इस वैक्सीन के बारे में लोगों में जो संदेह की स्थिति है, उसे थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे। वैक्सीन को लेकर भ्रम शुरुआत से ही रहा देश में सोनाली जी, और वैक्सीन को लेकर मुझे लगता है जो भ्रम था वो गैर वाजिब था। अब हमको ये समझ में आ गया है कि टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है इस बीमारी से बचने का, और इसी वजह से अब अचानक भीड़ लगी है टीकाकरण केंद्रों पर। देखिए, जब इस तरह की महामारी आती है तो जितना वैक्सीन बनने के लिए समय चाहिए, 3 से 5 साल का रिसर्च होता है। कई वैक्सीन तो 10 साल लगे हैं बनने में। पोलियो की दवाई पर बहुत लंबा रिसर्च हुआ, फिर दवाई मार्केट में, उसके बाद बहुत लंबा समय लगा सभी को पोलियो का टीका लगाने में, तब जाकर भारत से इस बीमारी को हम खत्म कर पाए। लेकिन ये कोरोना हमें उतना समय नहीं दे रहा, इसलिए इमरजेंसी मंजूरी, इसी को कहते हैं आपात मंजूरी मिली। और शुरुआत में ये भ्रम रहा कि ये तो गलत वैक्सीन है, ये परीक्षण नहीं हुआ है, इसकी दिक्कतें हैं। लेकिन बाद में जाकर लोगों को ये समझ में आया कि चाहे जो भी हो, जो दुष्परिणाम है वो बहुत कम प्रतिशत के हैं और जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े वर्ग के लिए हैं। तो इसलिए वैक्सीन लगवानी ही चाहिए, और इसलिए अब टीकाकरण को लेकर मुहिम तेज हुई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसका उत्पादन उतनी तेजी से नहीं हो पाया है। तो टीकाकरण तेजी से हो, उसके लिए जरूरी कि वैक्सीन की उतनी मात्रा उपलब्ध हो, उस पर अब काम चल रहा है। तो मुझे लगता है अगले 2 से 3 महीने में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी स्थिति बेहतर होनी चाहिए देश में। जी, धन्यवाद जयदीप जी। एक और खबर बहुत सुनने में आई है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी होने के बावजूद हमारे यहाँ से विदेशों में वैक्सीन का निर्यात किया गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, इस खबर के बारे में? उसको लेकर स्पष्टीकरण आया है सरकार का कि जो वैक्सीन निर्यात हुई है वो कोविशील्ड हुई है। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, जो भारत में ही जिस पर शोध हुआ है और जो मृत कोरोना वायरस से लेकर बनी है और जिसको बेहतर भी बाद में माना गया है काफी परीक्षणों के बाद, वो वैक्सीन निर्यात नहीं हुई है क्योंकि वो हमारे यहीं बन रही थी। उसमें ICMR का सहयोग था और उसको बाहर नहीं भेजा गया। लेकिन कोविशील्ड जो है वो दरअसल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में प्रोड्यूस किया है। तो उसके आदर पूनावाला की एक चिट्ठी अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने मीडिया में भी लगाई है, क्योंकि लगातार विवाद हो रहा था। वो लंदन भी चले गए, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि उनको जो पहले से ऑर्डर मिले थे वो प्री कमिटेड थे और उसकी वजह से उनको देने पड़े। और सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है कि टोटल 6 करोड़ डोसेस की बात हुई है, उसमें 4.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट के माध्यम से गए हैं, जो उनका प्री कमिटमेंट था या उनका टाई अप था, और वो नहीं पूरा करेंगे तो उनके ऊपर लीगल केस ग्लोबली हो जाएंगे अरबों रुपए के, क्योंकि वो एक करार के तहत उन्होंने पहले से ही बुक कर दिया था, विदेशों के साथ करार था। और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने भी इसी शर्त पर उनको लाइसेंस दिया था कि आप ये वैक्सीन बाहर भेजेंगे, इन देशों को भेजेंगे तो ही हम आपको लाइसेंस देंगे इसको प्रोड्यूस करने का। भारत सरकार ने जो ग्लोबल उनके WHO के तहत संधियां थी कुछ गरीब देशों में वैक्सीन भेजने की, उसके तहत 1 से 1.5 करोड़ डोज भेजे हैं। और उन्होंने कहा कि जब स्थिति देश में तेजी से बदली तो हमने उसमें भी आगे के कमिटमेंट रोके हैं। निश्चित ही हमें लगता है कि जब एक तरफ हमारे देश में वैक्सीन की कमी है तो क्यों ये डोज बाहर चले गए, शायद नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो स्पष्टीकरण आया उसके बाद हमें भी समझ में आता है कि ये इतना आसान भी नहीं था इन वैक्सीन को बाहर जाने से रोकना। जयदीप जी, एक और मुख्य प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी आखिरी, कि जैसे तीसरी लहर की हमने बात की कोरोना की, है ना, तो मेरे पास जो उत्तराखंड का जो न्यूज़पेपर की खबर आई कि उत्तराखंड में 1000 जो है बच्चे प्रभावित हो गए हैं, या आज के शाम के अग्निबाण की खबर है इंदौर के कि यहाँ पर जो है 10 बच्चों में अभी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तीसरी लहर इंदौर में प्रवेश कर चुकी है और उसमें से 4 मौतें भी हो चुकी हैं। तो क्या ये वाकई में ये खबरों में कितनी सच्चाई है, या लोग जो इसको पढ़ रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि भयभीत हो जाएंगे और वाकई में तीसरी लहर आ गई है तो उसके लिए प्रशासन ने के बारे में क्या इंतजाम है, या उसमें मीडिया की क्या भूमिका और बढ़ जाती है? अगर कुछ समाचार माध्यमों में अभी जो वर्तमान में बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं उसको तीसरी लहर कह दिया गया है, तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सही नहीं है। जितना मैं समझ पाया हूँ, खबरों को देख पाया हूँ, अभी हम दूसरी लहर से ही जूझ रहे हैं और दूसरी लहर में भी बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में संक्रमित हुए हैं। ये भी सही है कि कई बच्चे घर पर ही ठीक हो गए हैं, उनको बड़ों की तरह नहीं हुआ है। 2-3 दिन बुखार होने के बाद वो अपने आप ठीक हो गए हैं। और जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक पिछली लहर में 4% बच्चे संक्रमित हुए थे। कुल संक्रमितों में से केवल 4% जो थे वो बच्चे थे, और इस बार की लहर में कुल संक्रमितों में से 5% बच्चे ही अस्पताल तक गए हैं।
कुल संक्रमितों का आंकड़ा इसलिए सामने नहीं आया कि बहुत से बच्चे घरों में ठीक हो गए, उनके आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हुए, घर वालों ने बताया नहीं है। तो उन आंकड़ों की जब तक तस्दीक नहीं होती हम उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे गंभीर रूप से कम बीमार हुए हैं, लेकिन बीमार ज्यादा हुए हैं इस लहर में। पिछली लहर में हमने देखा था कि बच्चे बगीचों में खेलते रहे, घूमते रहे, पार्क में जाते रहे, मास्क नहीं लगाया, फिर भी वो संक्रमित नहीं हुए थे। पिछली लहर में बड़े ही ज्यादा संक्रमित हुए थे, कम इम्यूनिटी वाले ज्यादा संक्रमित हुए थे। लेकिन इस लहर ने तो ज्यादा इम्यूनिटी वालों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये अलग बात है कि बच्चे संक्रमित होकर इस बार जल्दी ठीक हो गए। तो अभी भी जो बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं, या उत्तराखंड की या जो भी इंदौर की आपने चर्चा की, मुझे लगता है वो इसी लहर के प्रभाव से, क्योंकि इस बार परिवार के परिवार संक्रमित हुए हैं। घर में 90 साल के बुजुर्ग से लेकर 2 साल के बच्चे या 2 महीने के बच्चे तक को भी संक्रमण इस बार हुआ है। इस बार की लहर में ये प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया, पूरा का पूरा परिवार प्रभावित हुआ है। उसी लहर के प्रभाव में अभी हम लोग हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि उसी लहर के दौरान भी कई बार पीक आया, फिर गया, फिर लोग पूरी तरह से खत्म कोरोना कभी नहीं हुआ था। इस दूसरी लहर के आने तक भी लोग संक्रमित हो रहे थे, कम मात्रा में हो रहे थे, पर हो रहे थे। आंकड़ा कम था, छोटा था। तो ऐसा नहीं होता है, ये कोई मैकेनिकल नहीं है कि एक लहर गई, बटन बंद हो गया, फिर दूसरी लहर आएगी, फिर बटन चालू हो जाएगा। ये भारत जैसे विशाल देश में तो और संभव है कि एक राज्य में लहर आके चली गई है, वहां सब चीजें ठीक हो गई और वहां प्रभाव अन्य लहर का आ गया। इस बीच दूसरा राज्य अभी भी दूसरी लहर से ही जूझ रहा है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। इसमें एक साथ बहुत सारी घटनाएं चलती हैं। हर राज्य में कोरोना के संक्रमण के प्रवेश का समय भी अलग अलग रहा है। किसी को पहले प्रभावित किया, महाराष्ट्र बहुत जल्दी प्रभावित हो गया था, गुजरात बहुत जल्दी प्रभावित हो गया था, उत्तराखंड की आपने बात की, वहां पर बहुत बाद में संक्रमण के अब गांव में तो अब जाकर संक्रमण का इतना व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। तो अभी बच्चों के संक्रमित हो जाने भर से इसको तीसरी लहर मान लेना उचित नहीं है। धन्यवाद जयदीप जी, धन्यवाद। प्रियंका जी, आप आगे कार्यक्रम कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली मैम, जयदीप सर। अब मैं आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ाने के लिए पूनम सापरा मैम जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आए और अपने जो प्रश्न है, जो संवाद है, आप जयदीप जी से कर सकते हैं। मैम सहायक प्राध्यापिका है, पंजाब से आमंत्रित है पूनम सापरा जी। मैम माइक म्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले, आपका माइक म्यूट है जी। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते, नमस्कार सर। जयदीप कर्णिक सर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सर मेरा प्रश्न था कि जैसे हम शुरू से समाचार पत्र पढ़ते आए हैं बचपन से, पहले तो समाचार पत्र को ना हम पढ़ना लिखना सीखने का माध्यम भी मानते थे। तो अब धीरे धीरे जैसे मीडिया बढ़ गया तो फिर समाचार पत्र की वो महत्व नहीं रहा जो पहले था। कुछ एक नकारात्मक जो खबरें भी हमें देखने को मिलती हैं, उससे भी कई बार समाचार पत्रों से डर लगता है। अभी कोविड की ही खबरें लें तो कल परसों ही एक यहाँ का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है लुधियाना पंजाब में, उसमें ये खबर थी कि एक व्यक्ति ने वैक्सीनेशन करवाई, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, वैक्सीनेशन भी हो गई, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं आया। तो दूसरी बार जब उसकी रजिस्ट्रेशन हुई लेकिन वैक्सीनेशन अभी हुई नहीं थी, तो उसको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। तो इससे कई बार डर भी लगता है कि समाचार पत्रों में जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है हमारी, उसके बारे में भी विचार करने का दिल करता है। तो सर मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि हम समाचार पत्रों से एक तो सकारात्मकता कैसे फैलाएं, वैक्सीनेशन के लिए, दवाइयों के लिए, कोरोना के लिए जैसे कह लो। तो दूसरा मेरा यही है कि हम सबसे विश्वसनीय स्रोत कैसे माने समाचार पत्र को। पूनम जी धन्यवाद। आपके प्रश्न के कई पहलू हैं। सबसे पहले तो आपको जो घटनाएं हो रही हैं उनसे डरना चाहिए, समाचार पत्र से डरना नहीं चाहिए। कि समाचार पत्र से तो आपको दोस्ती करनी चाहिए कि वो आपको बता रहा है कि समाज में आखिर चल क्या रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा हो गया कि बिना वैक्सीन लगे ही उसको प्रमाण पत्र मिल गया, तो आप जब अपने लिए वैक्सीन लगवाएं तो बहुत ध्यान रखें कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए या आपके रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग ना हो जाए। समाचार आपको डराने के लिए नहीं है, आपको जागरूक करने के लिए कि इस तरह का फर्जीवाड़ा भी चल रहा है, तो कृपया सावधानी रखें। हो सकता है वो अपने आप में एक ही मामला हो, तो डरने की तो उससे कोई बात नहीं है। जैसे कोरोना अगर 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को भी हुआ है, तो 130 करोड़ की आबादी से आप देखेंगे तो प्रतिशत तो बहुत कम है। पूरे 130 करोड़ को तो नहीं हुआ है, लेकिन जो 4 करोड़ लोगों को हुआ है उनसे हम सबक नहीं लेंगे तो पूरे 130 करोड़ के लिए दिक्कत हो जाएगी। साइबर फ्रॉड होता है तो वो एक के साथ होता है और 10, 20, 15 के साथ होता है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट को हैक ना कर लिया जाए, आपका ओटीपी कोई ना चुरा ले, इसलिए आपको सावधान करना जरूरी। तो ये वैसा मामला है। दूसरी बात आपकी थी कि समाचार पत्र पहले सीखने का माध्यम थे, अभी भी हैं।
पहले हम उससे भाषा भी सीखते थे, भाषा बहुत उत्कृष्ट होती थी। ये मैं मानूंगा कि समय के साथ समाचार माध्यमों की भाषा उतनी शुद्ध परिष्कृत नहीं रही, लेकिन कुछ माध्यमों ने अभी भी अपनाया है उसको। आप उन माध्यमों को अपना लीजिए। कुछ मीडिया माध्यम ये मानते हैं कि अब दिक्कत है कि आप समाचार माध्यमों को दोष दे रहे हैं, लेकिन हमारे विद्यालयों में अगर अच्छी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी तो बच्चे अच्छी भाषा समझेंगे नहीं। जब वो अच्छी भाषा नहीं सीखेंगे तो समाचार माध्यमों में अगर अच्छी भाषा छपती तो उसको क्लिष्ट कहते हैं। भाषा अपने आप में कोई क्लिष्ट नहीं होती, माध्यम क्लिष्ट नहीं होता। हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया तो हमको वो क्लिष्ट लगने लगा। हम अंग्रेजी का अच्छा शब्दकोश घर में रखते हैं और अंग्रेजी को पढ़ के अपनी वोकैबुलरी सुधारते हैं और कहते हैं कि हमने अगर आज टाइम्स ऑफ इंडिया का या इंडियन एक्सप्रेस का या हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लिया तो हम बड़े विद्वान हो गए। लेकिन वही हिंदी का कोई अखबार या हिंदी की कोई वेबसाइट अच्छी शुद्ध हिंदी लिखता था, कहते देखो क्या क्लिष्ट भाषा लिखते हैं। तो ये जो दोहरापन है ये तो हमारे भीतर है। समाचार माध्यम में या भाषा के अंदर कोई दोहरापन नहीं है, हमारी सोच में दोहरापन है। सही, आपने बहुत ही उत्तम जानकारी दी है सर। मैं भी हिंदी शिक्षिका हूँ तो मुझे कई बार लगता है समाचार पत्र ही अच्छी भाषा सिखा सकते हैं, जैसा मैंने सीखा। मैंने अपनी भाषा समाचार पत्रों से ही सीखी है पूनम जी, और मैं चाहता हूँ लोग भी इसी से सीखें। हिंदी के शिक्षक भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर हिंदी नहीं पढ़ेंगे, वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, दिन भर अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी को बोलने में गर्व महसूस करेंगे, फिर वो हिंदी के अखबार को जब उठाकर पढ़ेंगे और उनको वो शब्द समझ में नहीं आएंगे तो वो कहेंगे कि साहब ये तो बड़ी कठिन भाषा है। भाषा तो कठिन या सरल होती नहीं है। अगर आप संस्कृत पढ़ लेंगे तो आपको संस्कृत कठिन नहीं लगेगी। वो तो बोलचाल की भाषा हुआ करती थी एक जमाने में। संस्कृत भाषा कठिन थोड़ी है, संस्कृत भाषा क्लिष्ट थोड़ी है। फ्रेंच भाषा कठिन नहीं है, फ्रेंच भाषा क्लिष्ट नहीं है। हम पढ़ते नहीं है, अगर हम उसको पढ़ने लगेंगे तो हमको फ्रेंच आसान लगेगी। मैंडरीन बहुत कठिन भाषा है इसलिए कि वो अभी भी उस पे, लेकिन उसको अगर हम पढ़ने लगेंगे तो जो लोग मैंडरीन बोल रहे हैं चाइना में, क्या वो उनको कठिन लगती नहीं है? बचपन से पढ़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। आदिवासियों के बच्चे शिकार करना सीख के बड़े होते हैं, उनको शिकार कठिन नहीं लगता। शहर के बच्चे चींटी नहीं मार पाएंगे। ये आपकी सोहबत का असर है। आपकी सोहबत अगर विद्वता के साथ है तो आपको सारी चीज आसान लगेगी। आपकी सोहबत विद्वता के साथ नहीं है तो आपको सारी चीजें कठिन लगेंगी। सर, आज भी समाचार पत्र है विश्वसनीय स्रोत। सर, हम इनसे सकारात्मकता कैसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं? देखिए, खबरें अच्छी बुरी अपने आप में नहीं होती, बल्कि मैं ये मानता हूं कि कोई कहता कि नहीं हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज छापते हैं, तो आप शुतुरमुर्ग का काम कर रहे हैं। आप रेत में सर धसा रहे हैं तूफान के आने पर। भाई घटना हो रही है तो हम दिखा रहे हैं ना। जैसे हमें जब किसी सरकार के माध्यम ने कहा कि आप शमशान की लाशें दिखा रहे हैं अपने डिजिटल वेबसाइट पर, हमने कहा हम थोड़ी जाके लाश जला रहे हैं भाई। वहां पे लोग लाश जला रहे हैं, उनको लाश जलाने की जगह नहीं मिल रही तो हम दिखा रहे हैं। ये कोई मीडिया हाउस गया है कि वहां पर लाश जलाने को? तो ऐसे ही नेगेटिव न्यूज हो रही है। दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट में लोग मर, हाँ, हमारी कोशिश ये हो सकती है कि हम सिर्फ वही ना दिखाएं। अगर लाशों को जलाने की जगह कम पड़ रही है, अस्पताल में बिस्तरों का अभाव है, तो हम ये भी दिखाएं कि बहुत से लोग घर पर ठीक हो गए, कुछ लोग बिना दवाई के ठीक हो गए, कुछ लोग सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ाकर ठीक हो गए, कुछ लोग केवल अपने ऑक्सीजन की 24 घंटे ठीक से मॉनिटरिंग करके ठीक हो गए। ये खबरें भी उतनी ही प्रमुखता से आनी चाहिए, यहां मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन जो बुरा हो रहा है वो नहीं आना चाहिए, इससे मैं असहमत हूं। जो बुरा हो रहा है उसका आना आवश्यक है, लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसका अधिक प्रमुखता से, ज्यादा स्पेस घेर कर आना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। बहुत अच्छा सर। धन्यवाद सर। मैं प्रियंका मैम से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद पूनम मैम, धन्यवाद जयदीप कर्णिक जी। डॉक्टर अंतर जी, आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं सर से। आप माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि पिछले दिनों ये समाचार पत्रों में या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ चल रही थी और चल ही रही हैं। और मैं कल ही पढ़ रहा था कि WHO ने कहा है कि जितने हमारे यहाँ रिपोर्टेड केसेस हैं उससे कई 3 या 4 गुना 5 गुना ज़्यादा केसेस हैं ऑलरेडी, मतलब फैक्चुअली उससे ज़्यादा केसेस हैं। एक तो ये है, उसको मतलब दूसरी चीज़ ये है, जैसे गांव में अभी ये न्यूज़ भी चली बहुत सारे मीडिया हाउसेस में कि गांव में कोविड को, जैसे गांव में चेक ज़्यादा नहीं होता है, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स नहीं हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं। जैसे मैं जहाँ मेरा घर जहाँ है गांव में, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है। तो अगर कोई शख्स बाहर से आता है
वो चेक कराने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाएगा तो उसको चेक भी नहीं कराते हैं, मैक्सिमम लोग तो चेक नहीं कराते हैं, और जो चेक कराते हैं उनको वही क्या कहते हैं उसको मलेरिया और टाइफाइड समझ के उसी टाइप की दवा खा के, और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको हम कैसे जागरूक कर सकते हैं? दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने एक न्यूज बहुत ज्यादा देखी, गंगा वाली, जो गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई। यूपी हो, बिहार हो, जो सरकारों का एक दूसरे पे लादना कि ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये हमारे यहाँ की है, और इसलिए कि उनके यहाँ का जो डेटा है, सरकारी डेटा, उस डेटा के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठता है, जिसकी वजह से ये चीजें अपने ऊपर नहीं लेते हैं। इसमें मीडिया हाउसेस का क्या रोल हो सकता है? अंजर भाई, आपने 3 सवाल पूछे, मैं तीनों का बारी बारी से जवाब दूंगा। पहला, आपने कहा कि WHO ने खुद कहा है कि जितने संक्रमित सामने आए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, उससे कई गुना ज्यादा मामले हैं। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं। आप अपने आसपास देख लें, कितने लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराए। हाँ, उन्होंने मान लिया कि कोरोना है और वो इलाज करने लगे और नहीं गए। कोई इस कारण भी नहीं गया कि यार जब लगी रहा है। दूसरा, कई लोगों ने कराना चाहा, पर एक पीक ऐसा भी आया कि RT-PCR करने वाले या एंटीजन टेस्ट करने वाले ही नहीं मिल रहे थे। लैब बंद हो गई थी, लैब में जांच करने वाले बीमार पड़ गए थे। बीच के 15 दिन तो भारत में ऐसे थे कि बहुत ही बुरी स्थिति थी और लोग चाहकर भी टेस्ट नहीं करा सक रहे थे। तो उस दौरान जिन 15 दिनों में लाखों लोगों ने टेस्ट नहीं करवाए, वो सब आंकड़े छुप गए, क्योंकि आप तो वही मानोगे जो कागज पे आएगा। और ऐसा दुनिया के तमाम देशों में हुआ है। भारत में ज्यादा हुआ है कुछ मामलों में, क्योंकि गांव में, जैसे आपने दूसरा प्रश्न गांव का कहा कि 15 किलोमीटर दूर उसको जाना है। शहर में 2 किलोमीटर दूर टेस्टिंग की व्यवस्था है, वहां जाकर व्यक्ति टेस्ट नहीं करा रहा या नहीं मिल रहा उसको सुविधा का लाभ, तो गांव में तो और दूर की बात है। तो गांव की स्थिति खराब है, और इस खराब स्थिति को उजागर भी मीडिया ने किया। जो मैं आपको बता रहा था वो वास्तविक केसेस हैं, जो हमने लगातार छापे की स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है, डॉक्टर नहीं है वहां पर, फिर हमने छापा तो डॉक्टर उपलब्ध हुआ। गांव में टीम भेजी गई है जिलाधीश के माध्यम से कि आपको जाना ही पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और वो हमने, हमारी कल की खबर थी अमर उजाला पर, हमने डिटेल पर छापी थी कि वो जो अधिकारी भेजा भी गया हमारी खबर के असर में, वो 20 टेस्ट किट लेके गया, उसको घेर के 200 लोग खड़े हैं कि हमारा टेस्ट कर दो। तो ये संसाधनों का जो अभाव है भारत में, ये तो शहर से गांव तक पसरा है। शहर में भी लोगों को टेस्टिंग में बहुत दिक्कत आई है, आपने खुद देखा होगा। और गांव में तो हमने कल ही लगाया है ये कि 20 टेस्ट किट लेकर वो गांव में चला गया आदेश का पालन करने, लेकिन वहां 200 लोग उसको घेर के खड़े हो गए कि भाई हमारा टेस्ट कर दो। तो वो दिक्कत है। और तीसरा, आपने गंगा की लाशों की बात कही। आज आप और हम इतनी चर्चा जो कर रहे हैं और टेलीविजन चैनलों पर ये दृश्य जो दिख रहे हैं, वो दिख ही इसलिए रहे हैं कि मीडिया ने इसको उजागर किया। किसी ने सबसे पहले इसको देखकर उसका फोटो छापा अखबार में और बताया कि भाई गंगा में लाशें तैर रही हैं, तो सब दौड़े, सबने किया और अभी भी कवर किया। तब जाकर स्पेशल फोर्सेस लगाई गई हैं दोनों राज्यों में कि लोग अंतिम संस्कार के लिए लाशें गंगा में ना बहाएं, वहीं पर अंतिम संस्कार हो जाए। उसी बीच एक खबर ये भी आई थी उन्नाव से कि वहां पर टायर पर रखकर लाशों को जला दिया गया, ताकि, तो वहां पर वो पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। ये भी मीडिया की वजह से ही हुआ कि जब हमने बताया कि ये तो और भी बुरा हो रहा है कि गंगा में ना बहाएं, इसलिए टायर पे रख के पेट्रोल डाल के जला दिया। तो व्यवस्था तो हमेशा से ऐसी रही है, वो आंकड़ों को ढकने की, दबाने की, छुपाने की कोशिश करती है। और जो खबर छुपना चाहती है वही सच्ची खबर है, जो छपना चाहती है वो तो PR है। मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि क्या पूरी दुनिया में कोविड-19 के जितने भी संक्रमित हैं या जितने भी हो रहे हैं, क्या उसके मतलब हमें सही जानकारी मिले, क्या उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जो मतलब पूरी दुनिया में एक प्लेटफॉर्म बने और जो हर देश के जितने भी जो अंदाज है, जो एकदम सही ऑथेंटिक खबर दे हम, और क्या क्या पालन करना चाहिए? ऐसी वेबसाइट्स तो हैं, ऐसी डेटा को WHO भी कंपाइल कर रहा है, यूनिसेफ भी कर रहा है, कुछ और covid19.com के नाम से डोमेन लोगों ने रजिस्टर कर रखा, उस पर है डेटा। लेकिन आपने जो अगली बात जोड़ी, ऑथेंटिसिटी, अब उसका तो पूरी दुनिया में ही विश्वास का संकट है। WHO भी देखो, जो डेटा गवर्नमेंट रिलीज करेगी उसी पे रिलाई कर सकता है। WHO अपने स्तर पे जाके जांच नहीं कर सकता, ना उसके पास संसाधन है, ना उसके पास इजाजत है। WHO की टीम को तो वुहान की लैब में नहीं घुसने दिया गया, तो WHO क्या करेगा? वो तो टीथलेस है। लेकिन अल्टीमेटली आप रिलाई किस पर करोगे? गवर्नमेंट से जो डेटा आएगा, वो डेटा कंपाइल हो रहा है, वो आपको हर रोज मिलेगा, बल्कि वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट भी होता है। लेकिन वो डेटा है जो आधिकारिक रूप से वहां की गवर्नमेंट ने कंपाइल करके जारी किया है। राज्यवार हो, शहरवार हो, देशवार हो, वो उपलब्ध है, वो डेटा उपलब्ध है। ऑथेंटिसिटी यही है कि गवर्नमेंट का अप्रूव्ड डेटा है, गवर्नमेंट ने माना है कि इतने केस हमारे यहाँ हैं, इतनी डेथ्स हमारे यहाँ हैं। वो वेबसाइट सारी हैं,
उसका कंपाइलेशन ऑथेंटिक जो है वो WHO पे है। डेटा कितना ऑथेंटिक है ये नहीं पता, कंपाइलेशन ऑथेंटिक है। डेटा की ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा मसला है। वो तो ये है कि अगर हुआ है और छुपाया गया है तो अब आगे जाके भविष्य में कोई तरीका नहीं है। आप आगे जाके कैसे पता करेंगे? हाँ, किसी के पास कागज हो, प्रमाण हो, तो वो आगे जाके इस डेटा को चुनौती देकर बदलाव करवा सकता है सरकारी आंकड़ों में, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है। सर आखिरी जो चीज है, आखिरी कड़ी, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाह रही है, हमारे यहाँ माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लें अंजू जी। अच्छा, वो बात हो गई। उन्होंने जो सवाल मैं करना चाह रहा था वो सर ने पहले ही उसका जवाब दूसरे माध्यम से दे दिया था, दूसरे तरीके से। सोनाली मैम, बहुत आप कोई शुक्रिया। प्रश्न और करना चाहेंगे? नहीं प्रियंका जी, मतलब मुख्य सारी बातों की हम चर्चा कर चुके हैं, तो मेरे विचार में अब काफी मुख्य मुद्दे हम चर्चा करने के बाद हो चुके हैं सब चर्चा। तो मेरा कोई प्रश्न। अच्छा, पूनम मैम, आप- मेरा एक सवाल है। सवाल मतलब एक स्पष्टीकरण है जयदीप सर से। चूंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे मीडिया हाउसेस हैं वो सब के सब प्राइवेट है, और प्राइवेट जो संस्थाएं होती है उसका कंट्रोल एक अलग तरीके का होता है। सार्वजनिक संस्थाओं की जो कंट्रोलिंग है और जो हैंडलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो क्या जैसे इस तरह से हम विश्वसनीयता की और सारी बातें कर रहे थे, तो चूंकि मीडिया हाउसेस सारे प्राइवेट है, तो इस दृष्टि से क्या कोई दिक्कतें आती है? सर आप मेरे इशारा समझ रहे होंगे, आप मुझे। नहीं, मैं आपका इशारा बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, और मीडिया हाउसेस पर इस तरह के सवाल उठते रहे तो इसमें कोई अनोखी बात भी नहीं है। लेकिन आपने जो कहा कि इसमें सार्वजनिक नियंत्रण, जिनमें सार्वजनिक नियंत्रण है उनकी स्थिति तो और खराब है। क्या आप चाहते हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी की तरह मीडिया हाउस सरकार के भोंपू बन जाए? वो तो और बुरी स्थिति है। तो सरकार का मुखपत्र बनने से अच्छा है कि और देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जनता बहुत समझदार है। अगर कोई प्राइवेट मीडिया हाउस है और उसके बावजूद भी किसी एक दल का एजेंडा चला रहा है या किसी एक पार्टी के मुखपत्र के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहा है, तो जनता ही नकार देती है। मुखपत्र को उस राजनीतिक दल के फॉलोअर भी उतना फॉलो नहीं करते जितना वो मुखपत्र। तो इसलिए मुखपत्र बनने में मीडिया हाउस का भी नुकसान है। जनता अगर आप कुछ खबरों में ऐसा करते हैं, बहुत से मीडिया हाउस करते भी हैं, तो वहां तक भी जनता सहन करती है। लेकिन आज की जनता इतनी समझदार और इतनी जागरूक अवश्य है कि अगर आप किसी एक पक्ष की बात करते हैं केवल, तो फिर वो आपको नकारना शुरू कर देती है। और अगर जनता ने या आपके पाठकों ने आपको नकार दिया तो एक मीडिया हाउस के रूप में आपका अस्तित्व लगातार कमजोर होता चला जाता है। इसलिए आपको निरपेक्षता बनाए रखनी पड़ेगी। व्यवस्था पर प्रहार करने की बारी आएगी तो व्यवस्था पर प्रहार करना पड़ेगा। व्यवस्था की अच्छाइयों को सामने लाने की बारी आएगी तो व्यवस्था की अच्छाइयों को भी सामने लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाएंगे तो जनता आपको देखना, पढ़ना, सुनना कम करेगी, बंद करेगी। तब फिर एक मीडिया हाउस के रूप में आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे खबरें प्रसारित करेंगे? उसमें एक और प्रॉब्लम सर, होती है सर, जो जाहिद भाई ने जो कहा उसी में, जो जाहिद भाई ने कहा उसी में मेरा एक आखिरी सवाल है, ये है कि ये जो मुद्दा है, चूंकि जो खबरें हैं तो खबरें होती है, चाहे वो किसी भी तरह की खबर हो। आपने कहा ना कि खबरें वो होती है जिसको छुपाने की मतलब जो छुपाने जाने लायक है वही खबरें होती है। तो मतलब उसका भी एक बहुत बड़ा इशारा था। तो मैं इसमें इस चीज़ को थोड़ा सा टीआरपी के साथ जोड़ के देखना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि इसका टीआरपी से क्या लेना देना है, कोई क्या टीआरपी से, क्योंकि टीआरपी से ही आपके मीडिया हाउसेज चलती है। नहीं, सारे मीडिया हाउसेस टीआरपी से नहीं चलते हैं जाहिदुल भाई, और ये बहुत अलग मुद्दा है। टीआरपी पर आप किसी दिन और अलग से वेबिनार रखिएगा तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो मीडिया हाउस हैं उनको भी चलाने के लिए पैसों की और संसाधन की आवश्यकता होती है। वो हवा पर नहीं जीते हैं, उनको पैसे की आवश्यकता होगी और पैसा विज्ञापन दाता से आएगा। और विज्ञापन दाता ये जरूर देखेगा कि आपका चैनल कितना देखा जाता है, आपका अखबार कितना पढ़ा जाता है, या आपकी वेबसाइट कितनी पढ़ी जाती है। तो ज्यादा पढ़ा जाए उसके लिए जो करना पड़ता है वो अवश्य करते हैं, लेकिन वो किस हद तक करते हैं ये खुद मीडिया हाउस को अपनी सीमा तय करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश की एक और बड़ी दिक्कत है, जो बड़ा मुद्दा है, समय बहुत कम है। मैंने आपसे कहा था किसी और मीटिंग में भी जाना, 6:40 हो चुका है, ये बात बहुत लंबी हो सकती है। लेकिन संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि इस देश में लोग समाचारों को पढ़ने देखने के लिए पैसा नहीं देना चाहते। जो अखबार आपके पास 4 रुपए 5 रुपए में पहुंच रहा है वो दरअसल उसकी एक
प्रति की छपाई की कीमत 20 से 25 रुपए है, आप 5 रुपया देते हैं, बचा हुआ 15 रुपया विज्ञापन दाता से आता है, तो विज्ञापन दाता का तो अपना असर रहेगा ना। टेलीविजन चैनलों को देखने के लिए आप पैसा नहीं देते, आप डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते हैं, टाटा स्काई को, एयरटेल को या इनको। टीवी चैनल को अपना पैसा विज्ञापन से कमाना पड़ता है, तो जब वो विज्ञापन से पैसा कमाएगा तो उसको समझौते करने पड़ते हैं। पाठक और दर्शक सीधे सीधे मीडिया हाउस को पैसा देना शुरू कर दें, फिर आप कह सकते हैं कि ये मीडिया हाउस ऐसा क्यों दिखा रहा है वैसा। आप फिर भी उसके बावजूद मीडिया हाउस निरपेक्ष बने रहते हैं ताकि दर्शक और पाठक उससे जुड़े रहें, सच दिखाएं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये पूरी अर्थव्यवस्था बहुत पेचीदा है, मुश्किल है, और मीडिया हाउस को चलाने वाले लोगों को भी पैसे की आवश्यकता होती है। वो पैसा अगर विज्ञापन दाता से आएगा तो उसका कहाँ हावी रहेगा, अगर पाठकों से आएगा तो उसका विचार हावी रहेगा। पाठकों को चाहिए कि वह अच्छे मीडिया हाउसेस को प्रमोट करें। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप सर, जाहिदुल सर। समय की कमी के कारण हमें यह कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर ले जाना है और जल्द ही हम इस कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में हम जल्द ही एबिल लाइव के माध्यम से फिर मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज उपस्थित आमंत्रित वक्ता के रूप में जयदीप कर्णिक जी का और संवादकर्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े आज डॉक्टर अंजर हुसैन जी का, डॉक्टर सोनाली कर्णिक जी का, डॉक्टर पूनम सप्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कराने का जो श्रेय सबसे ज्यादा जाता है वो है डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी को। आप सोच संवाद के अध्यक्ष हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके प्रति, और सोच संवाद की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का जो सफल संचालन हो सका है स्ट्रीम यार्ड और एबी के माध्यम से, तो इनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अगली कड़ी में हम जल्द ही मिलते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सभी। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा रुक जाए। जयदीप सर, आपसे आप जा सकते हैं। हम लोग अभी इसको लाइव प्रोग्राम को खत्म करते हैं।